नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह चारण स्वागत करता हूं परिष्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ल्ड पर। तो हम सीईटी 2024 की टेस्ट सीरीज का आज सेकंड सेशन लेंगे और सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर पहले अपन ने चर्चा की, इसी क्रम में हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो आइए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो दोस्तों अपन एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ध्यान रखना, इस्पात के अंदर मैग्नीज मिलाते हैं ताकि इस्पात में क्या नहीं लगे, जंग नहीं लगे। दोस्तों ध्यान रखना, लोहे में ध्यान रखना जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे पर क्या नहीं लगे, जंग नहीं लगे। और तांबा आपको पता है मिश्र धातुओं में भी उपयोग होता है और वायरिंग में भी कौन उपयोग होता है, तांबा। चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? लोहा। तो ध्यान रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन होता है? लोहा होता है। और लोहे को अपन जो संकेत होता है, इसका प्रतीक होता है, वो होता है Fe। और कौन सा लोहा होता है? Fe+2 यानी फेरस। ध्यान रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन में फेरस होता है, Fe+2, ना कि फेरिक। कई बार ऑप्शन फेरस व फेरिक दे देता है, तो ध्यान रखना दोस्तों कौन सा होगा? फेरस, Fe+2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है किसकी सहायता से, मतलब रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। रक्त में ऐसा कौन होता है जो ऑक्सीजन को आगे ले जाता है, पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो करता है। ब्लड के साथ किसका फ्लो करता है? ऑक्सीजन का। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? लोहित कोशिकाएं यानी आरबीसी। दूसरा ऑप्शन दोस्तों बिंबाणु। तीसरा ऑप्शन लसीकाणु या लसीकरण। चौथा ऑप्शन श्वेताणु। तो दोस्तों ध्यान रखना, लोहित कोशिकाएं इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? आरबीसी। ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। तीसरा ऑप्शन है लसीकाणु, चौथा ऑप्शन है श्वेताणु। तो इन दोनों को अपन कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी दोस्तों। क्या कह सकते हैं? डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, तो अपना जो है ऑक्सीजन को कौन ले जाता है रक्त में? तो ध्यान रखना, आरबीसी के साथ कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। दोस्तों आरबीसी के साथ कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। और आरबीसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ के पूरे शरीर के अंदर गमन करता है। और आरबीसी के अंदर की बात करें अपन दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन दोस्तों 4 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़कर आगे की ओर गमन करता है। यहां पर मैंने बोला अणु। ध्यान रखना, अणु परमाणु में अंतर समझना दोस्तों। आप अणु और परमाणु में क्या समझना? अंतर समझना। अगर मान लो केवल O है, केवल N है, केवल P है, ONP यानी O2 N2 P2। दोस्तों ध्यान रखना, जिसके आगे गिनती न हो वो होता परमाणु, और जिसके आगे गिनती आ जाए, जैसे कोई भी नंबर आ जाए 2 3 4 5, तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? अणु। तो यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, तो ये परमाणु है या अणु? तो इसलिए ध्यान रखना, ये मैंने अणु बोला है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़कर, ध्यान रखना, रक्त के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर आगे की ओर गमन करता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? अच्छा, कई बार अपने चोट लग गई, चोट लगने के बाद 2 से 5 मिनट में वहां पर रक्त का थक्का बनेगा। अच्छा, बाहर की तरफ रक्त का थक्का बना, तो वहां चोट लगी, वहां रक्त का थक्का बना बाहर। तो ध्यान रखना, क्या अंदर भी थक्का बन सकता है? क्या कई कारणवश बन भी गया, तो अंदर उस थक्के को तोड़ता कौन है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है या ऐसा कौन सा रसायन है जो रक्त के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, किसको, रक्त के थक्के को तोड़ सकता हो? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है दोस्तों फाइब्रिन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्लाज्मा। सी ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन हीमोग्लोबिन। और डी चौथा ऑप्शन हिपेरिन। ध्यान रखना, तो दोस्तों ध्यान रखना, फाइब्रिन दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिन रक्त का थक्का बनाता है दोस्तों। किसका थक्का बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। किसका थक्का बनाएगा दोस्तों? रक्त का थक्का। प्लाज्मा दोस्तों ध्यान रखना, प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकलती है। कौन निकलती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण कहां से होता है दोस्तों? प्लाज्मा से। तीसरा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। साथ में ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन। ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन। दोस्तों ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, वर्णक है। हीमोग्लोबिन एक क्या है? वर्णक। कैसे रंग का? लाल रंग का। आप कह रहे हो सर कलर और वर्णक में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखना, कलर होता है वो अपना रंग छोड़ देगा थोड़े समय बाद, लेकिन वर्णक होता पिगमेंट, ये अपना रंग नहीं छोड़ता। ध्यान रखना दोस्तों।
अगला ऑप्शन है हिपेरिन। हिपेरिन दोस्तों ध्यान रखना, रक्त के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता, रक्त के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता, मतलब रक्त के थक्के को तोड़ता है, नहीं बनने देता। दोस्तों ध्यान रखना, रक्त का थक्का कौन तोड़ता है रक्त के अंदर? हिपेरिन। तो हाँ, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? अभी दोस्तों मैंने चर्चा की है, ध्यान रखना, लेकिन वापस अपन देख लेते हैं इनको। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों ध्यान रखना, एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी में मैंने बताया था, और डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है कौन सा? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में किसका निर्माण होता है दोस्तों? एंटीबॉडी का। ध्यान रखना, किसमें? लिम्फोसाइट में। मोनोसाइट होता है, ये भक्षक कोशिकाएं होती है, छोटे बैक्टीरिया या बड़े बैक्टीरिया, उनका भक्षण कौन करता है? मोनोसाइट। तो बड़े बैक्टीरिया का भक्षण कौन करेगा? मोनोसाइट। छोटे बैक्टीरिया का न्यूट्रोफिल। दोस्तों ध्यान रखना, और एलर्जी में कौन सा एक होता है? इयोसिनोफिल। तो ध्यान रखना दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगा? लिम्फोसाइट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी। 35 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होते हैं? मतलब सीधी सीधी बात है, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहां से होता है? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों बताइए कहां से होता है? तिल्ली, वृक्क, यकृत और अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। दोस्तों क्या बोलते हैं? बोन मेरो, बोन मेरो। तिल्ली, तिल्ली को बोलते हैं अपन प्लीहा। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लीहा, प्लीहा। स्प्लीन, स्प्लीन इंग्लिश में, ध्यान रखना, स्प्लीन है ना। वृक्क को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में किडनी। और यकृत को क्या बोलते हैं दोस्तों? लीवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीवर। ध्यान रखना। अब दोस्तों बताइए, लाल रक्त कणिकाओं कहां से उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अस्थि मज्जा से। कहां से होती है? अस्थि मज्जा से। अगर पूछ ले भ्रूणावस्था में कहां से होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ तिल्ली ऑप्शन में दिखाई देगा या लीवर ऑप्शन में दिखाई देगा। अगर पहले आपको दिखाई दे रहा प्लिया, तो प्लिया करना। अगर प्लिया ऑप्शन में दिखाई नहीं दे तो किसको कर देना दोस्तों? लीवर को कर देना। ओके, तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अपन बता देता हूं मैं आपको, परिष्कार में वही छोटे बेंच, और छोटे बेंच हो गए तो वहां पर क्वालिटी उतनी ही शानदार होगी, ये चीज ध्यान रखना। फिर पीएसआई के बेंच जीके प्लस हिंदी, ये नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं दोस्तों? सोमवार से। ध्यान रखना, इसमें वीडियो लेक्चर आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आपको फ्री मिल रहा है दोस्तों, समझना ये बात। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स तो अगर ऑफलाइन मिलेंगे, साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी उस नोट्स की। और टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन एडमिशन लेगा उसके लिए निःशुल्क रहेगी दोस्तों। और पीएसआई का तो आप सोचो ही मत, दूसरी कोचिंग के बारे में अपन सोच ही नहीं सकते। पीएसआई में तो एक ही कोचिंग है मात्र, और परिष्कार। ध्यान रखना, तो जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले, सोमवार से नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अच्छा, जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य को अपन कहां ले जाते हैं? कब्रिस्तान या शमशान। उसी प्रकार आरबीसी को अपन कहां पर ले जाएंगे मरने के बाद? तो ध्यान रखना दोस्तों, यकृत यानी लीवर, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, ध्यान रखना, प्लीहा, समझ गए, और किडनी। तो दोस्तों बताइए कहां पर आरबीसी का क्या होगा? कब्रिस्तान होगा। तो अपन एक एक चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा मैं बता देता हूं बोन मेरो किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हड्डी मान लो, ये क्या है? हड्डी। इस हड्डी के अगर अपन इस भाग को काट दें, यहां से काट दें अपन, तो अंदर जो तरल द्रव्य दिखाई देगा ना, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा तरल द्रव्य दिखाई देता है अंदर, गाढ़ा रंग, एकदम गाढ़ा होता है। तरल वैसा नहीं होता कि वो बाहर आ जाए हड्डी से, गाढ़ा जो होगा द्रव्य होगा, लिक्विड होगा, वो ध्यान रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। उसको बोलते हैं बोन मेरो, बोन मेरो। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब कहां पर आरबीसी नष्ट हो जाती है दोस्तों, कहां पर जाकर आरबीसी नष्ट होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, प्लीहा में। कहां पर? प्लीहा में। दोस्तों ध्यान रखना, आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में चली जाती है, और प्लीहा में वहां पर क्या हो जाती है? आरबीसी नष्ट। नहीं तो सोचो 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती है। अगर ऐसे आरबीसी आपके शरीर में इकट्ठी होती रही तो कितनी आरबीसी हो जाएगी, आप समझ ही नहीं सकते उस आरबीसी। तो उसको नष्ट करना पड़ता है, और वो नष्ट कहां पे होती है दोस्तों? प्लीहा में होती है। और आरबीसी वो कोशिकाएं होती है जिसमें विभाजन नहीं होता, इनको बोलते हैं कणिकाएं या कार्पसेल्स।
क्या बोलते हैं दोस्तों, कणिकाएं। कणिकाएं ये कोशिका वे होती है जिनका विभाजन नहीं होता है। आरबीसी एक कोशिका है लेकिन इसका विभाजन नहीं होता है दोस्तों, इसलिए जिस कोशिका का विभाजन नहीं होता उसका जीवन काल होता है दोस्तों। क्या होता है, जीवन काल। इसलिए आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है दोस्तों, 120 दिन। कितने दिन, 120 दिन। क्यों, ये वह कोशिका है जिसका आगे जाकर विभाजन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। अच्छा नेक्स्ट अपन जो पिछले बार चर्चा की थी, अपन ने पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा की, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे एग्जाम में, हमेशा ध्यान रखना जिसका बेसिक मजबूत है उसका ही सिलेक्शन होगा। अपन क्या करते हैं, 30% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन जो कठिन होते हैं उनके पीछे अपन भागते हैं और बेसिक क्वेश्चन अपन को पता नहीं होता। अपन को ये तो पता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, चेतक के भाई का नाम पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा। तो दोस्तों बेसिक चीजों को याद करो। आप बेसिक याद रखोगे तो आपको ध्यान रखना कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। और 70% ध्यान रखना बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और ऐसी कोई मेरिट बता दो जो 70 IIT से ऊपर जाए। तो समझ गए ना, बेसिक मजबूत रखो, जितना हो सके बेसिक पढ़ो आप उस चीज के बारे में। तो ध्यान रखना दोस्तों ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन। कितने दिन, 120 दिन। चलो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी मतलब ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर, उच्च उन्नतास यानी ऊंचाई पर जाने पर, यानी पहाड़ों पर। कहां पर, पहाड़ों पर। तो दोस्तों अगर आप पहाड़ों पर जाओगे तो आरबीसी बढ़ेगी, घटेगी, या आरबीसी का आकार बढ़ेगा या घटेगा। तो इनके ऑप्शन देखते हुए अपन को बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर अपन पहाड़ों पर जाते हैं ऊंचाई पर, तो ध्यान रखना ऊंचाई पर जाने पर सबसे पहले जो घटना होती है, अपने कानों में कुछ आवाज आने लगती है सू सू की। तो डरना नहीं है वहां पर। क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर आपके शरीर का, पहाड़ों पर जैसे गए बाहर दाब कम हुआ, आपके दाब अधिक हुआ, इसलिए वो आवाज आ रही है। दूसरी चीज पेन से स्याही बाहर आ जाएगी। तीसरी चीज गुब्बारे का आकार बढ़ जाएगा। उसी क्रम में ध्यान रखना जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हो आरबीसी अपनी संख्या में बढ़ा लेगी, आरबीसी संख्या में बढ़ जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। और जब आरबीसी संख्या में बढ़ेगी तो आपके नाक से खून बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। अगला क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। अच्छा सफेद रक्त किसको कहोगे आप, तो सीधा सीधा पता चल गया आपको, WBC का बोल रही है। अरे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। ध्यान रखना श्वेत रक्त कणिकाएं, कौन सी कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य, WBC का मुख्य काम क्या होता है, CO2 को ले जाने का, O2 को ले जाने का, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का, या इनमें से कोई नहीं, एक तो ऑप्शन काट ही दो, ठीक है। CO2 को ले जाने का। अच्छा CO2 को कौन ले जाती है, कौन लाती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ही आता है। और किस में आता है, आरबीसी में। लेकिन क्या कंप्लीट आ जाता है क्या आरबीसी में, नहीं दोस्तों, कुछ प्लाज्मा के रूप में आता है, कुछ बाइकार्बोनेट के रूप में आता है, ध्यान रखना, और कुछ हीमोग्लोबिन के साथ यानी आरबीसी के साथ आता है। वो कितना आता है वो मैं क्लास में चर्चा करता हूं, और कभी समय मिलेगा तो और बताऊंगा मैं आपको। 7%, 70%, 23% ये डिवाइडेशन होता है, लेकिन वो बाद की चर्चा है ना। ऑक्सीजन को ले जाने का, अरे दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सीजन को तो कौन ले जाएगा, रे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाएगा। ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाएगा। तो बताओ यहाँ पर तो WBC का पूछ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता धारण करना। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना WBC का मुख्य काम, जैसे अपने देश में फौज या पुलिस होती है उसी प्रकार WBC अपने शरीर की फौज या पुलिस से कोई भी गंदा बैक्टीरिया आता है, कोई भी गंदा वायरस आता है, उसको मारने के लिए सबसे पहले कौन भागती है दोस्तों, WBC, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी, रोग प्रतिरोधक धारण क्षमता धारण करना। उससे पहले मैं आपसे चर्चा कर लूं अगले क्वेश्चन से पहले, जेलर के, डिप्टी जेलर के बेंच प्रारंभ हो चुके हैं और नया बेंच भी प्रारंभ हो रहा है। कब, सोमवार से दोस्तों, ध्यान रखना। और
मैं कह रहा हूं डिप्टी जेलर नाम सुनते ही आप परिष्कार आ जाओ। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, और जीके की भी बेस्ट फैकल्टी है परिष्कार में, ये चीज ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, हिंदी में तो राघव प्रकाश जी सर, आपको पता है उनका राजस्थान में भी क्या पूरे इंडिया में कहीं तोड़ नहीं है उनका। तो और पीएसआई का मैंने बता दिया, पीएसआई तो पर्यायवाची परिष्कार, पी से पीएसआई, पी से परिष्कार। तो जितना जल्दी हो सके आप ऑफलाइन बेंच ज्वाइन करें। और दोस्तों जल्द भर्ती आने वाली है, और 2-3 महीने में, मैं कहता रहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ, 2-3 महीने 5-6 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। कम से कम आपको 1.5 साल चाहिए, तब आप जाके एक भर्ती में सिलेक्शन करवा पाते हो, है ना। नहीं तो फिर 2 नंबर से क्या हो गए, रह गए 1 नंबर से रह गए। चलो अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? अरे श्वेत रक्त कोशिका है या कणिका है, यानी कौन? WBC। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त यानी WBC की कौन सी किस्म अधिक होती? किस्म का मतलब समझ गए ना, उसका प्रकार। अरे WBC 5 प्रकार की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो ये पूछ रहा कौन सबसे अधिक होगी दोस्तों, तो ध्यान रखना, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों एक एक की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल होती है 65% से 70% तक अधिकतम जा सकती है, लेकिन अपने एनसीईआरटी बुक में 65% दे चुका है ना। लिम्फोसाइट, फिर ध्यान रखना बेसोफिल 0.5 से 1% दोस्तों ध्यान रखना। फिर आता इयोसिनोफिल दोस्तों 1 से 4%। फिर आता लिम्फोसाइट दोस्तों 20 से 25%, 20 से। तो दोस्तों आंसर आपको पता चल गया होगा, सबसे ज्यादा कौन होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, छोटे बैक्टीरिया को मारती है, छोटे बैक्टीरिया पर आक्रमण करती है। और जब इसके बस की बात नहीं रहती है, तब ये किसको बुलाती है? मोनोसाइट को, कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है। जैसे देश पर फौज लड़ती है, सबसे आगे रहती है कौन? BSF। जब बड़ी सेना आ जाए, BSF की बस की बात नहीं रहे, तो किसे बुलाएंगे? आर्मी को। उसी प्रकार ये BSF है, BSF, और मोनोसाइट क्या है? आर्मी। फिर आर्मी आती है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कोई ऐसा कोई बाहरी पदार्थ आ गया, अच्छा बाहर से कोई भी आया, कोई दूसरे देश से आया, पाकिस्तान वगैरह से, हाँ जैसे पाकिस्तान से अभी आई है सीमा इधर, उसी प्रकार कोई भी आ गया बाहर से, तो कौन प्रारंभ करेगा? फौज या पुलिस ही करेगी। उसी प्रकार अपने शरीर में फौज या पुलिस कौन है? अरे मैंने बता दिया, फौज या पुलिस कौन है। इसका आंसर तो फट पता होना चाहिए। RBC, WBC, पट्टिकाणु, जीवद्रव्य। तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन करता है? WBC। कौन करता है? WBC। अरे फौज या पुलिस तो WBC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? ब्लड ग्रुप मैंने कल चर्चा की, आज और चर्चा करता हूं मैं। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का। A, B, AB और O। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। और एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ब्लड ग्रुप को किसके आधार पर बांटा गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एंटीजन के आधार पर। किस? एंटीजन। कौन सा जन? एंटीजन। ब्लड ग्रुप को दोस्तों किसके आधार पर बांटा गया है? एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है रक्त समूह के खोजकर्ता का नाम। तो ध्यान रखना दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान रखना, तो यहां पर देखो लैंडस्टीनर नाम आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी लिवाइन, ऑप्शन ए विनर और ऑप्शन डी ल्यूवेन हो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 43। RH फैक्टर का पता लगाया। अच्छा RH कारक याद आ रहा है कुछ दोस्तों? याद आ रहा होगा RH फैक्टर, RH कारक। यहाँ इसका एक नाम और होता है RH एंटीजन। कौन सा जन? RH एंटीजन। अरे ये देखो भाई, इधर देखो, RH एंटीजन ये कुछ ब्लड में तो पाई जाती है, लेकिन कुछ ब्लड में नहीं पाई जाती। जिनमें पाई जाती है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, जिनमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले। ये पूछ रहा है कि किसने सबसे पहले पता लगाया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने RH कारक की खोज की? तो दोस्तों ल्यूवेनहॉक, अच्छा सूक्ष्मदर्शी, विनर, लैंडस्टीनर और लैंडस्टीनर तथा विनर ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर तथा विनर ने किसकी खोज की थी? RH कारक की।
और आरएच कारक की खोज किसमें की थी दोस्तों? मक्का का रिसस नामक बंदर की प्रजाति में। मक्का बंदर नहीं, बंदर की प्रजाति, मक्का का रिसस, मक्का का रिसस, ध्यान रखना। ये जो बंदर होते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। कहां पर रहते हैं दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो मक्का का रिसस नामक बंदर की प्रजाति में दोस्तों किसकी खोज की थी? आरएच कारक की। किसकी की दोस्तों? आरएच कारक, आरएच फैक्टर की। तो समझे मेरी बात दोस्तों? विनर के पास स्वयं का बंदर था, उस बंदर के चोट लगी, रक्त आया। ये कहानी है, ये ऑफलाइन में कंप्लीट सुनाता हूं और इससे बच्चों को टोटल याद हो जाता है, ध्यान रखना। और उसमें किसका पता चला? आरएच कारक का। तो दोस्तों ध्यान रखना, मक्का का रिसस नामक बंदर की प्रजाति में कौन सा एंटीजन देखा गया? आरएच। और किसने देखा? कार्ल लैंडस्टीनर व विनर ने। तो दोनों वैज्ञानिकों का साथ याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एंटीजन, एंटीजन क्या करता है दोस्तों? मैंने कल ही क्लास में बताया, आज वापस सुनो फिर आंसर बताना मेरे को। एंटीजन होता है आधार कार्ड। एंटीजन कौन होता है? आधार कार्ड। और एंटीबॉडी कौन होती है? फौज या पुलिस। आधार कार्ड फर्जी हुआ तो फौज पुलिस नष्ट करेगा आपको, ध्यान रखना। बाहर से आतंकवादी आया और वो कहता मेरे पास तो आधार कार्ड है, तो नकली पाया गया तो फौज या पुलिस उसको क्या कर देगी? नष्ट। तो ध्यान रखना, एंटीजन किसको बढ़ावा दे रहा? फौज या पुलिस को। तो दोस्तों ध्यान रखो, सुनो वापस ऑप्शन। शरीर के तापमान को कम करता है, बिल्कुल नहीं। हानिकारक जीवाणुओं को, और हानिकारक जीवाणुओं को तो एंटीबॉडी नष्ट करती है। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता, बहुत बढ़िया। जितनी जनसंख्या ज्यादा उतने ज्यादा फौज या पुलिस, यानी जितने ज्यादा एंटीजन उतने ही ज्यादा एंटीबॉडी। और ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, एक एंटीजन के विरुद्ध 3 दिन में क्या बन जाती है दोस्तों? एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। तो दोस्तों पता चला, ध्यान रखना, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है और विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? विष के बचाव के लिए नहीं दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। उससे अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं शिक्षक भर्ती के भी दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर वे सभी विषय क्या हो चुके हैं? प्रारंभ। सभी विषय दोस्तों, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड का न लगे। छोटे बेंच, जितने ज्यादा छोटे बेंच उतनी अच्छी क्वालिटी दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, हर विद्यार्थी पर हर एक शिक्षक की नजर रहती है, ताकि विद्यार्थी की क्या प्रगति हो रही है, कहीं विद्यार्थी कम ही रह रही है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है परिष्कार में। परिष्कार का मतलब यह सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थी में कोई कमी नहीं रखना। ऐसा नहीं हो विद्यार्थी यहां से एक सब्जेक्ट तो सीख के गया लेकिन 3 सब्जेक्ट सीख के नहीं गया, ऐसा नहीं हमारे यहाँ। हम यहाँ पर सभी विषयों को समान रूप से लेके चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के नए बेंच प्रारंभ होंगे। कब से दोस्तों? सोमवार से। कब से? सोमवार से। और इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी निःशुल्क, नोट्स मिलेंगे और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगी। जो ऐप होगा परिष्कार के, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है दोस्तों? प्रतिकूल वातावरण या दशा के, मतलब वातावरण गलत है उसके विरुद्ध। पोषक पदार्थों की कमी के, अगर आपके शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो गई तब। विपत्ति के, विपत्ति मतलब आप पर कोई विपत्ति आ गई तब। और संक्रमण के, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन। अरे जब कभी भी शरीर में इन्फेक्शन होगा, चाहे कहीं भी हो जाए, आंत में, फेफड़ों में, कहीं पे भी, तो सबसे पहले भाग के कौन आएगी दोस्तों? एंटीबॉडी। कौन आएगी? एंटीबॉडी। ध्यान रखना। तो संक्रमण के, जैसा ही संक्रमण हुआ एंटीबॉडी आ जाएगी, ध्यान रखना दोस्तों। एंटीबॉडी जरूर नहीं कि सब एंटीबॉडी आप में हो, जैसे जैसे अपन नए चीजों के संपर्क में आते हैं अपने शरीर में एंटीबॉडी बनती जाती। मान लो 2 दोस्त है, मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, लड़कियों का ले लेता हूँ, क्योंकि गोलगप्पे को ज्यादा शौकीन कौन होती है? लड़कियां। तो एक लड़की वो गोलगप्पे खाती है ना, और वही ठेले वाले भैया, वही पसीना हो रहा है उसके, वही पसीना टपक रहा है, अपन कहते हैं साहब गोलगप्पे शानदार दिया आपने। लेकिन उसकी वो दूसरी फ्रेंड आती है और वो उसको वो लेके आती है कि चल मेरे गांव आई है या मेरे जो भी है शहर में आई है, तो तेरे को मैं गोलगप्पे खिला के लाती हूँ। तो दोस्तों वो वहां पे गोलगप्पे खाने उसके साथ चली गई, लेकिन वो आते ही बीमार हो गई। जबकि जब
जो रोजाना खा रही है वो बीमार नहीं हुई। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसने जब फर्स्ट बार खाया तो उसके भी शरीर में एंटीजन गया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गई। और एंटीबॉडी कितने दिन में बनती है? 3 दिन में वो लड़की तैयार हो गई, अब उसके शरीर में एंटीबॉडी है। लेकिन जो बाहर से आई उसकी फ्रेंड, उसने फर्स्ट बार वहां पे गोलगप्पे खाए तो उसके शरीर में वो एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं थी। और उसमें एंटीबॉडी कितने दिन में बनी? 3 दिन में। तब तक वो क्या रही? बीमार। और अपन लोग कहते अरे तेरी तो यार इम्यून सिस्टम खराब है, तो अरे उसके हो सकता है वो एंटीजन संपर्क में नहीं आया हो। इसलिए डॉक्टर आपको दोस्तों ध्यान रखना 3 दिन की या 5 दिन की दवा देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी? बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत शानदार, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट। 100% कोई ना कोई वैकेंसी में दिखेगा, 100% लिख के ले लेना आप। आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए अब उपयुक्त नहीं है? अच्छा, ऐसा कौन सा? अपन शादी से पहले किसको पूछता है? पंडित जी को, क्या 36 के 36 गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? बाद में पता चला वैसा वही आपस में लड़ रहे हैं, 36 गुण मिले जो, है ना। तो इसलिए साइंस को पूछना, पंडित जी से पूछने से पहले साइंस वालों को पूछना, है ना। ये कह रहा कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई? अगर कोई भी ब्लड ग्रुप हो, यहाँ पे हो ए बी और कोई सा भी ब्लड ग्रुप, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पुरुष और नेगेटिव वाला महिला, नेगेटिव पुरुष पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पुरुष और पॉजिटिव महिला, नेगेटिव पुरुष और नेगेटिव महिला ब्लड ग्रुप वाली, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर पुरुष और महिला, अगर दोस्तों पुरुष पॉजिटिव है और महिला नेगेटिव है, तो इनकी प्रथम संतान, कौन सी संतान दोस्तों? प्रथम संतान तो सुरक्षित रहेगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर प्रथम संतान नेगेटिव हो गई, ठीक है दोस्तों, और द्वितीय संतान पॉजिटिव हुई, द्वितीय संतान पॉजिटिव हुई, तो दोस्तों द्वितीय के बाद वाली एक्सपायर होगी। लेकिन नॉर्मल अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, अपन पढ़ते हैं कि प्रथम संतान तो सुरक्षित होती है, लेकिन द्वितीय संतान की मृत्यु हो जाती है। कब? जब वो संतान कैसी हो? पॉजिटिव। जब वो संतान कैसी हो? पॉजिटिव। ध्यान रखना। तो अगर ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव हुआ तो द्वितीय संतान की क्या हो जाएगी दोस्तों? मृत्यु। अगर द्वितीय संतान नेगेटिव हो गई तो वो कैसी रह सकती है? सुरक्षित। क्लियर मामला दोस्तों? ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पुरुष पॉजिटिव व महिला नेगेटिव। तो ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? अच्छा, एक तो बात आपको पता चल रही, ये तो आप रट लेते हो, सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी, ये तो अपन रटते हैं सीधे। सर्वदाता कौन? ब्लड ग्रुप ओ, और सर्वग्राही कौन? ए बी। लेकिन दोस्तों कैसे इसको निकालना है? मान लो ये ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये पूछ रहा है किस व्यक्तियों, किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, चलो अपन चर्चा कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ए बी और ओ। दोस्तों ध्यान रखना, ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन, एंटीजन क्या होता है ओ ब्लड ग्रुप का? तो दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन नहीं होता है। और ओ ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी, तो दोस्तों ध्यान रखना, ओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी क्या होती है? ए एंड बी। ओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी क्या होती है दोस्तों? ए एंड बी, ए बी नहीं हो, ध्यान रखना। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसी प्रकार अपन चर्चा कर ले। ए का एंटीजन क्या होगा दोस्तों? ए एंटीबॉडी बी का एंटीजन बी एंटीबॉडी ए बी का एंटीजन ए एंड बी, और ओ का एंटीजन नहीं होता। उसी प्रकार ए बी की एंटीबॉडी नहीं होती और ओ की एंटीबॉडी ए एंड बी। दोस्तों ध्यान रखना, आप जब किसी से भी रक्त ले तो दाता का, किसका? दाता को आपकी एंटीबॉडी नेग्लेक्ट कर दो, एंटीबॉडी को आप छोड़ दो, एंटीबॉडी आपको गिनना ही नहीं। अगर ब्लड ग्रुप ए इसको देता है ओ को, तो बताओ ओ जो ए ब्लड ग्रुप है इसकी एंटीजन क्या है दोस्तों? ए। तो बताओ क्या यहाँ पर एंटीबॉडी है क्या? ए। और सेम एंटीजन व एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों सेम एंटीजन व एंटीबॉडी हुई तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। और वो कैसे होती वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान रखना, अगर ये गया तो ये तो एंटीजन इसके साथ एंटीबॉडी क्रिया कर लेगी तुरंत और आरबीसी को नष्ट, व्यक्ति मृत्यु। तो ये तो दे ही नहीं सकता। बी गया तो एंटीबॉडी तैयार है,
अच्छा, ए बी में दोनों एंटीजन है, ए एंड बी, और दोनों एंटीबॉडी उधर, दोनों क्रिया करके आपस में पता नहीं व्यक्ति की कभी भी डेथ हो सकती है। और चौथा कौन सा है? ओ में एंटीजन है क्या? अरे है ही नहीं एंटीजन। अगर एंटीजन ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी तो इसके अंदर पहले से, और दाता की एंटीबॉडी को नेग्लेक्ट करना मैंने बताया था, तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके विरुद्ध कोई क्रिया नहीं होगी। तो ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता? केवल और केवल ओ से दोस्तों। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया पूरा, तो ध्यान रखना, केवल और केवल किससे? ओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर, किस प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी भी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हर किसी को भी रुधिर दान कर सकता है? और मैंने अभी बताया ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, क्या नहीं है? एंटीजन। और वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप में क्या नहीं होती दोस्तों? एंटीजन। और अगर एंटीजन ही नहीं गई दूसरे व्यक्ति के शरीर में तो एंटीबॉडी कुछ क्रिया करेगी क्या? कुछ भी क्रिया नहीं करेगी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है दोस्तों, सबको। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, राइट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? सी। अगले क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, तो सबके सब ध्यान देना। परिष्कार, क्वालिटी एजुकेशन, है ना, और परिष्कार ध्यान रखना, जब क्वालिटी एजुकेशन देगा तो वहां से नौकरियां भी ज्यादा संख्या में लगेगी दोस्तों। छोटे बेंच, ये तो परिष्कार की विशेषता है, कोई दिखावा नहीं होता दोस्तों। आप समझ लो कि छोटे बेंच है, हो सकता है ये मतलब छोटे बेंच ही हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि हम बड़े संख्या में विद्यार्थियों को बिठा के वो दिखावा करें। सोचो आप, विद्यार्थियों को हजारों की संख्या में विद्यार्थी बैठे हैं, तो उन पीछे वाले विद्यार्थियों को हो सकता है टीचर ही नहीं दिख रहा हो दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर कैसे बेंच लगाते हैं? छोटे बेंच। और टीचर को भी हो सकता है विद्यार्थी नहीं दिख रहे हो पीछे वाले, है ना। नए बेंच प्रारंभ हो रहे कब से दोस्तों? सोमवार से। सीटी, पटवार, एलडीसी, ध्यान रखना। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत शानदार भाई। जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, शिशु है, वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, क्या उसका विकास सही हो रहा है क्या? जो उसकी लेंथ होनी चाहिए वीक के अनुसार वो उसकी लेंथ हो रही है क्या? जो उसका वेट होना चाहिए वो वेट हो रहा है क्या? तो ये सब किसके द्वारा डॉक्टर पता लगाता है? तो ध्यान रखना, एक्स किरणें, गामा किरणें। दोस्तों एक्सरे आप करवाते हो, एक्सरे में किसको? हड्डियों को। एक्सरे तो नुकसान करता है, गर्भवती महिला के ज्यादा आप ऐसे थोड़ी एक्सरे करवाओगे। गामा किरणें भी सबसे ऊर्जावान किरणें गामा होती है, और ये भी हानिकारक होती है, इससे कैंसर हो सकता है, एक्सरे से भी कैंसर हो सकता है। ज्यादा एक्सरे भी मत करवाओ, जहां जरूरी है वहीं करवाओ, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये कोशिकाओं को नष्ट करता है दोस्तों। गामा किरणें भी कैंसर का कारण बनती। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रावायलेट है ना, यूवी, पराबैंगनी किरणें दोस्तों। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें, ध्यान रखना दोस्तों, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट, प्रकाश में। तो बताओ प्रकाश का उपयोग करते हो क्या शिशु को देखने के लिए मां के गर्भ में? तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा? अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी, अल्ट्रासाउंड। सोनोग्राफी बोलते हो आप, सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी में किसका उपयोग होता है? अल्ट्रासाउंड। ये ज्यादा नुकसान नहीं करती अल्ट्रासाउंड, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की, मतलब खाद्य पदार्थों की दोस्तों, खाने की खाद्य पदार्थों की, अरे शिशु खुद खाएगा क्या? है माँ के गर्भ में ऐसे थोड़ी शिशु वैसा सब्जी रोटी खा रहा है अंदर, है वो किससे लेगा? जो माँ खाएगी उसी से ही भोजन लेगा वो। तो जो माता का भोजन, माता ने जो भोजन किया उससे ही भोजन कौन लेगा दोस्तों? शिशु लेगा। तो किसके द्वारा लेता है? अरे एक बार देख लो, ये कौन है दोस्तों? गर्भाशय, कल चर्चा की, वापस समझ लो, ये कौन है? गर्भाशय। गर्भाशय में मान लो यहाँ से माता की रक्त नलिकाएं जा रही है, तो यहाँ से भोजन मान लो शिशु को जा सकता है। तो यहाँ से कौन जुड़ा रहता है दोस्तों? प्लेसेंटा। कौन जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से कौन जुड़ा रहता है दोस्तों? प्लेसेंटा से कौन जुड़ा रहता है? शिशु। प्लेसेंटा से कौन जुड़ा रहता है दोस्तों? शिशु, ध्यान रखना। तो प्लेसेंटा के द्वारा भोजन शिशु को मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी, प्लेसेंटा। गर्भाशय में तो शिशु रहता है, अंडाशय से अंडाणु बनता है, अप्रापोषिक, यानी ये जो पोषण के लिए काम आता है। अगला, तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति किसके द्वारा होगी दोस्तों? प्लेसेंटा।
अगला क्वेश्चन 51, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत शानदार। करंट में क्वेश्चन आ सकता है ये, तो साइंस का भी क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं। एमटीपी एक्ट तहत गर्भपात कब तक कराया जा सकता है? भारत में कब तक गर्भपात करवाया जा सकता है एमटीपी एक्ट के तहत? 24 वीक, 38 वीक, 38 वीक में करोगे क्या? अरे बच्चा ही आ जाएगा तब तक, कैंसिल। 10 वीक और 36 वीक, ये भी कैंसिल। तो दोस्तों दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, एक तो 36 वीक कैंसिल होता है दोस्तों, और एक कौन सा होता है? 38 वीक। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, 24 और 10। अगर मान लो अपन बात करें 3 महीने की, तो कितने 12 वीक हो गए, तो वो तो ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर कौन है? 10। तो आप लगभग इसकी तरफ जा सकते हो। तो ध्यान रखना, एमटीपी एक्ट के तहत 24 वीक तक आप क्या करवा सकते हो? अबॉर्शन, गर्भपात करवा सकते हो दोस्तों। क्या करवा सकते हो? गर्भपात। कब तक दोस्तों? 24 वीक तक। ये भारत में मैं थोड़ा बता देता हूं। एमटीपी एक्ट में 1971 में बनाया गया। पहले इसमें ध्यान रखना 20 वीक था। गर्भपात व्यक्ति कब तक, जो महिला थी वो कब तक करवा सकती थी? 20 वीक तक। लेकिन ध्यान रखना अब इसको कहां तक कर दिया है? 24 वीक तक। ये विशेष कंडीशन है दोस्तों, विशेष कंडीशन। इसमें परमिशन लेनी पड़ती है ना। ध्यान रखना, एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, उसका हस्बैंड है जो भी है, ध्यान रखना वो जिम्मेदारी लेगा। अगर इस महिला को कुछ होता तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, मतलब डॉक्टर पर कोई ब्लेम नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात? तो ध्यान रखना, एमटीपी एक्ट में पहले 1971 में ध्यान रखना, 1971 में ध्यान रखना कितने वीक थे? 20 वीक। और यूएसए में आज भी कितने वीक है दोस्तों? यूएसए में आज भी ध्यान रखना 20 वीक है। कितने वीक है? 20। और भारत में, इंडिया में दोस्तों, इंडिया में ध्यान रखना 24 वीक है। कितने हैं? 24 वीक। यानी कि यूएसए का मानना है कि 20 वीक के बाद बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी? जान, उसमें जीव आ जाएगा। और भारत का मानना है 24 वीक में जीव आ जाएगा, जान आ जाएगी। ये मैं साइंस का बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो ये चीज कह रही है एमटीपी एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 24 वीक। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टर्नर, बहुत बढ़िया, टर्नर। देखो दोस्तों एक बार समझ लो, इधर कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं सिंड्रोमों की। आप लोगों को जल्दी याद नहीं होते सिंड्रोम, तो मैं बता देता हूं। नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं। नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं। नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसलिए रिसेप्शन पर ज्यादातर कौन बैठती है? लड़कियां, है ना। कोई भी चले जाओ, या कोई मॉल में चले जाओ, वहां पर कौन रहेगी? लड़कियां। वो आपको फट कन्विंस कर लेगी, ये शर्ट देखो कितना शानदार है। और आप लड़का होता वो दिखा, वो खुद ही परेशान हो जाता कि लेना नहीं है, केवल घूमने ही आया है। लेकिन वहीं वो लड़की आपको कन्विंस कर लेगी उस शर्ट को लेने के लिए। आप भी सोच लोगे हो सकता है यार इस शानदार शर्ट हो, इससे बढ़िया शर्ट ही नहीं हो, ध्यान रखना। तो नर क्लाइंट को पटाने में क्या होती है दोस्तों? कमजोर होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इसकी नर से क्या हो जाएगा? टर्नर। दोस्तों क्या हो जाएगा? टर्नर। क्लाइंट से याद रखना क्लाइंट, है ना। और पटाने से याद रखना पटाओ। क्या याद रखना दोस्तों? पटाओ। और कमजोर को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाउन। क्या बोलते हैं? डाउन। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर। ठीक है दोस्तों, तो नर का मतलब टर्नर, क्लाइंट क्लाइनफेल्टर, पटाने से याद रखना पटाऊ, है ना। ध्यान रखना कमजोर यानी डाउन। दोस्तों ध्यान रखना, इस एक में 45 होते हैं, बाकी तीनों में 47। तीनों में दोस्तों कितने होंगे? 47। और इसमें कितने होते हैं? 45। तो कुछ पता चल गया होगा आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 45। और 46 तो एक स्वस्थ मनुष्य में होता है गुणसूत्र। स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 46। क्लियर मामला। और ध्यान रखना टर्नर में कितने हो जाएंगे? 45। और कौन से जोड़े में होंगे? 23वें गुणसूत्र जोड़े में। कौन से जोड़े में? 23वें। आगे चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 40। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, परिष्कार में सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल और 12th दोनों लेवल के और सोमवार से बेंच स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से शिक्षण कार्य करवाया जाएगा परिष्कार में। आप निश्चित रहे दूसरी जगह जाने से पहले एक बार परिष्कार आके आप जरूर विजिट कर ले, देख जरूर लेके यहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है। आप तुलना करें उसके बाद एडमिशन ले। आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन आता ही आप एडमिशन लो, आप पहले तुलना करें और उसके बाद परिष्कार में एडमिशन ले।
ध्यान रखना। और प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, परिष्कार का बैग मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब टोटल। और नए बेंच जो प्रारंभ हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं दोस्तों? सोमवार से। और परिष्कार की जो विशेषता है, छोटे बेंच क्वालिटी एजुकेशन, छोटे बेंच व क्वालिटी एजुकेशन, ये ध्यान रखना। एक परिष्कार का मोटो है। परिष्कार का क्या है दोस्तों? मोटो। कॉन्टेक्ट नंबर दे, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सीईटी के बारे में, कब से नया बेंच है, क्या है क्या नहीं, कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कल अपन ने जो लास्ट सीरीज थी टेस्ट की, उसमें अपन ने क्वेश्चनों की जो लास्ट सीरीज थी उसमें अपन ने महिला नसबंदी की बात की। आज आ रहा है दोस्तों पुरुष नसबंदी को क्या कहेंगे, किसमें ध्यान रखना? साइंस में वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी, साइकेडेमी। तो ध्यान रखना, कल मैंने बताया था महिला में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब से। याद रखना ट्यूब, तो ट्यूबेक्टोमी तो किस में होगा दोस्तों? महिला में। किस में? महिला में। पुरुष में होता है क्या? उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। दोस्तों पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वेसेक्टोमी। ओके, ध्यान रखना। न्यूरेटोमी, ये ध्यान रखना, आपके जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको स्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए। अगला क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है दोस्तों। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है। और ये रोग कब होता है, डिजीज कब होती है? ध्यान रखना। इरिथ्रो का मतलब दोस्तों मैंने क्या कहा? साइंस लैटिन है, साइंस लैटिन, इसको इंग्लिश किया गया फिर हिंदी किया गया। इरिथ्रो का मतलब होता है हिंदी में लाल, ब्लास्ट का मतलब होता है दोस्तों फटना, और फिटेलिस, फिटेलिस मतलब शिशु, फिटल शिशु। तो ध्यान रखना, लाल कौन होता है? ब्लड में आरबीसी। इस रोग में आरबीसी फटने लग जाती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये पूछ रहा किसको होगा? अच्छा, पहले मैंने चर्चा की है इसके बारे में, ध्यान रखना। अगर पिता नेगेटिव, माता नेगेटिव और शिशु नेगेटिव, नहीं बिल्कुल नहीं। अपन अगर उस क्वेश्चन को देखें, पिता पॉजिटिव, माता पॉजिटिव, शिशु पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं। पिता पॉजिटिव, माता नेगेटिव, शिशु नेगेटिव, बिल्कुल नहीं। पिता पॉजिटिव, माता नेगेटिव, शिशु पॉजिटिव, बिल्कुल राइट दोस्तों। ये रोग मैंने कहा द्वितीय, प्रथम संतान सुरक्षित होती है, द्वितीय संतान की मृत्यु होती है। अगर पिता कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव, माता कैसी है? नेगेटिव, और शिशु भी कैसा हो? नेगेटिव, तो शिशु की मृत्यु होती है। मृत्यु से उसको जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। दोस्तों अब वर्तमान समय में यह मृत्यु दर कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस रोग से संबंधित क्या आ चुका है दोस्तों? टीका आ चुका है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रोआगम, या उसको बोलते हैं RH एंटीजन दूसरा नाम, या इसको अपन बहुत ही एक नॉर्मल शब्द जिसको अपन बोलते हैं एंटी-डी। क्या बोलते हैं? एंटी-डी। या इस टीके का पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन इंट्रावेनस। ध्यान रखना, इम्यूनोग्लोबिन इंट्रावेनस। ध्यान रखना, इंट्रावेनस मतलब अपने जो सीरा में लग रहा है उस इंजेक्शन का। इंजेक्शन दो होते हैं, एक सीरा में लग रहा है, एक अपने मांस पे कहीं भी लगा देता हो। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, इम्यूनोग्लोबिन इंट्रावेनस, या नॉर्मल नाम याद रखो आप तो एंटी-डी। ये टीका आ चुका है। ये 72 घंटे के बच्चे के जन्म के 72 घंटे के भीतर भीतर ये टीका लगाया जाता है। जब बच्चे का जन्म हो गया उसके 72 घंटे के भीतर भीतर, हो सकता है कई बार प्रसव पीड़ा के समय भी माता के लगा देते हैं। ध्यान रखना। चलो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी, वाहिनी मतलब नलिका बीन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका वीन है, जिसमें नलिका नहीं होती है दोस्तों? क्या नहीं होती? नलिका है। यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी, गुर्दा। दोस्तों ध्यान रखना, यकृत, पसीने की ग्रंथि, ये दोनों कैसी है? बहिस्रावी। और दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका होती है। क्या होती है दोस्तों? नलिका होती। कैसे? देख लो एक बार इधर। मान लो ये मेरी कोशिका है, ये क्या है? कोशिका। इस कोशिका के चारों ओर ब्लड है। क्या है? ब्लड। दोस्तों क्या है? ब्लड। अगर मान लो मैं इस ब्लड में, यहाँ कोशिका से कुछ तरल पदार्थ निकल रहा है, वो तरल पदार्थ अगर मेरे को ब्लड में नहीं मिलाना तो मैं यहाँ से एक नलिका बनाऊंगा, इस नलिका से ये पदार्थ बाहर आ जाएगा। क्या ये ब्लड के संपर्क में आएगा? क्या नहीं। तो ये कौन होती? बहिस्रावी। लेकिन यही कोशिका इनका स्त्रवण इसके अंदर ही कर दे दोस्तों, इसके अंदर ही, यही इसके अंदर ही कर दे, तो ये कौन हो जाएगी? अंतःस्रावी। और ये किसके अंदर घुलेगा तरल पदार्थ? रक्त के अंदर।
ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, अंतःस्त्रावी में नलिका नहीं होती, वहीं अपना सिक्रेशन कर देता है, यानी किसके अंदर कर देता है, ब्लड के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, सी, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। जस्ट अपन ने पीछे चर्चा की है दोस्तों, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, ये तीनों दोस्तों कैसी है, अंतःस्त्रावी है, लेकिन यकृत है ये कैसी है, बहिस्त्रावी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, डी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि, डी ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा जान लेते हैं, रीट के भी लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के बेंच प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों, नए बेंच रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड। और ये कब से प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, सोमवार से। और रीट तो आ गई, आप समझ लो, रीट तो आ चुकी है, ये समझ लो, फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड की तो अभ्यर्थना जा चुकी है। और ध्यान रखना, रीट का कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे, और फिर आपको मेन एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो दोनों आपके साथ हो जाएंगे, मेन और प्लस रीट दोनों साथ हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी वो एडमिशन लो, उसके बाद आप रिवीजन करो। एक सब्जेक्ट का 20 से 25 बार रिवीजन होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है दोस्तों, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं एक बार किताब पढ़ ली सिलेक्शन, अरे कुछ नहीं होगा, 20 बार पढ़नी पड़ेगी वो किताब, एक ही किताब 20 बार। तो जो नोट्स है वो 20 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे परिष्कार के, तब जाके क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन। तो रीट के नए बेंच प्रारंभ हो चुके, कब से हो चुके दोस्तों, सोमवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो दोस्तों सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन और इंसुलिन। तो दोस्तों ध्यान रखना, मान लो ये स्तन है, अच्छा स्तन से क्या आता है दोस्तों, दूध ही आएगा, पानी थोड़ी आएगा, ध्यान रखना। इसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएगा, किसका इंजेक्शन लगेगा दोस्तों, ऑक्सीटोसिन का। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगेगा, यहाँ पर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और दूध सीधा कहाँ जाएगा, बाहर। समझ गए ना मेरी बात। तो ध्यान रखना, सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। दोस्तों ध्यान रखना, सोमेटोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन, ये नर के या पुरुष के या मनुष्य के या मादा के, ध्यान रखना, शरीर की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन, ध्यान रखना, ये रक्त के अंदर किसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है इंसुलिन दोस्तों। तो इंसुलिन दोस्तों ध्यान रखना, रक्त के अंदर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल, नियंत्रण रखता है। इंटरफेरॉन ये बैक्टीरिया, वायरस आदि को मारने में सहायता करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों ध्यान रखना, देखी हुई चीज जल्दी याद होती है। अपन कहते हैं यार तू मेरे देखी हुई कहीं कहाँ पे देखा है, फिर याद, अरे हाँ मैंने हो सकता है तेरे को पुष्कर के मेले में ऊंट के पास देखा था। समझ गए ना, देखी हुई चीज आपको जल्दी याद होगी दोस्तों, ध्यान रखना। उसी प्रकार जब मैं क्लास में डायग्राम बना के बताता हूं तो हर विद्यार्थी को याद हो जाता है वही। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन अपन बहुत भयंकर तरीके से गलत करते हैं, ये ध्यान रखना। तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों कहाँ होती है, कहाँ होती है, मस्तिष्क में। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, एक बार नॉर्मल डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में। और पीनियल भी कहाँ होती है दोस्तों, मस्तिष्क में, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर होती है हृदय के समीप, अपना जो फेफड़ा है इसके यहाँ हृदय होगा, और हृदय के समीप होती है थाइमस। फिर ध्यान रखना दोस्तों, नीचे की ओर आमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय। फिर ध्यान रखना किडनी के ऊपर, ध्यान रखना कौन सी, एड्रिनल। फिर दोस्तों ध्यान रखना आपको किडनी के ऊपर एड्रिनल हो गई, फिर यहाँ पर होती है अंडाशय, और फिर कौन सी होती है दोस्तों, ध्यान रखना, फिर होती है एक पुरुषों में वर्षण, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, गले में एक ग्रंथि होती है एच आकार की, उसे बोलते हैं थायराइड। और थायराइड के पीछे 4 भागों में बंटी होती, 4 और ग्रंथियां, 4 हिस्सों में, संख्या में 4 होती, जो होती पैराथायराइड। कौन होती, पैराथायराइड। लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपन सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। अपन को पूछा पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है दोस्तों, मस्तिष्क में। कहाँ होती है, मस्तिष्क में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, मस्तिष्क। अग्नाशय कहाँ है देख लो, आमाशय के जस्ट नीचे, है ना। गला इसका कोई लेना देना नहीं। किडनी, किडनी के ऊपर कौन होती है, एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोनिन प्लस आयोडीन
मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन का। अगर 3 आयोडीन मिलेंगे तो उसे बोलेंगे ट्राईथायरोक्सिन हार्मोन, और अगर 4 आयोडीन मिलेंगे तो उसे बोलेंगे टेट्रा। दोस्तों ध्यान रखना, थायरोनिन अपना शरीर स्वयं बनाता है, अपनी बॉडी स्वयं बनाती है, और आयोडीन अपन दोस्तों बाहर से लेते हैं। कहां से लेते हैं? बाहर से। जो एक हार्मोन होता है वो थायरोनिन को प्रेरित करता है बनने के लिए, ये तो थायरोक्सिन ना, ये दोनों मिलकर कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? थायरोक्सिन। कौन सा बना रहे हैं दोस्तों? थायरोक्सिन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इसको बनने को प्रेरित करता है? बॉडी में भी तो प्रेरित करना चाहिए कोई। तो ध्यान रखना, TSH, FSH, LTH, ACTH। कल मैंने पीयूष ग्रंथि की शॉर्ट ट्रिक बताई थी दोस्तों, गलत FM पे हो, उसमें सारे के सारे मैंने हार्मोन बताए आपको। तो दोस्तों ध्यान रखना, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LTH ये ध्यान रखना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सीधा था है ना, ध्यान रखना। ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, एक नाम आ रहा थायराइड, ये पीयूष ग्रंथि से निकलेगा दोस्तों। कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से। और थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन निकलता थायरोक्सिन, इसको प्रेरित करता है, इसके स्त्रवण को प्रेरित करता, ताकि अधिक मात्रा में ये क्या हो सके? स्त्रवण हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के सीरीज का अपने, रक्त के थक्के में काम नहीं आता है, रक्त के थक्के में काम नहीं आता है दोस्तों। कौन काम नहीं आता है दोस्तों? रक्त के थक्के में कौन काम नहीं आता है? विटामिन के, कैल्शियम, डिंबाणु, प्लेटलेट्स और आयरन Fe। तो दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन के काम आता है, रक्त के थक्के में विटामिन के काम आएगा दोस्तों। कैल्शियम भी काम आएगा रक्त के थक्के बनाने में, और डिंबाणु, प्लेटलेट्स तो रक्त का थक्का बनाता ही है। लास्ट कौन? आयरन। तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त के अंदर आयरन होता है, आयरन के कारण रक्त का रंग भी लाल चमकदार होता है, वो हीमोग्लोबिन जब आयरन साथ में जुड़ते हैं तब। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आयरन रक्त का थक्का बनाने में काम नहीं आता है। तो कौन काम नहीं आएगा दोस्तों? आयरन। चलो दोस्तों, इसी के साथ स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के वाणिज्य वर्ग के भी जो है नए बेंच वो प्रारंभ हो चुके हैं, और वो कब से हो रहे हैं दोस्तों? सोमवार से। इसी के साथ दोस्तों ये श्रृंखला यहीं समापन करते हैं। सभी को राम राम, नमस्कार।